मिडावल हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे PYQ की। जो अपन को ईयर कंप्लीट करना है वो 2008 से 13 तक करना है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से क्वेश्चंस है, तो फटाफट उनको कंप्लीट करते हैं और आगे चलेंगे। देखो 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। किसके टाइम पर, ये सबको पता है कि किसके टाइम पे करी थी, जहांगीर के टाइम पर फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी, जो कि सूरत में करी थी उन्होंने 1608 के अंदर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहले 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे और वो जहांगीर के कोर्ट में 3 साल तक रहे थे, लेकिन जहांगीर ने उनको परमिशन नहीं दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि थॉमस रो आए थे 1615 में जब थॉमस रो आए थे, तो थॉमस रो के टाइम पर क्या हुआ था कि थॉमस रो आए थे, लेकिन थॉमस रो जब आए थे तो जहांगीर तो परमिशन दे नहीं रहा था ऐसा कुछ ट्रेड वगैरह करने की, बहुत ज़्यादा रिबेट वगैरह देने की। तो इन्होंने क्या कहा था कि जहांगीर जो शाहजहाँ था ना, शाहजहाँ के पास गए थे ये, फिर शाहजहाँ ने उस पेपर पर साइन करे थे और फिर वो साइन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स लाए थे, तब उन्होंने जहांगीर ने उसको ट्रेड के अंदर रिबेट दी थी जहांगीर कोर्ट में। तो आप याद रखना, जहांगीर के टाइम पर ब्रिटिश थे, 2 आए थे। सबसे पहले तो विलियम हॉकिंस आया था, फिर आया था सर टॉमस रो। विलियम हॉकिंस आया था 1608 में और टॉमस रो आया था 1615 के अंदर। ठीक है, जहांगीर कोर्ट और जहांगीर कोर्ट में इन्होंने फर्स्ट अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री जो स्टार्ट करी थी वो 1608 के अंदर करी थी। और ठीक है, फाउंडर जो ट्रेड था हेनरी मिडल्टन था, ये मेरे नोट्स हैं उसमें से देख लो। सेकंड ट्रेडिंग सेंटर उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 के अंदर स्टार्ट करा था और ट्रेडिंग सेंटर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर था ईस्ट कोस्ट पर। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से मुगल एम्परर ने परमिशन दी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 2009 का, हु विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द सूरत। सूरत के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री किसकी परमिशन से स्टार्ट करी थी, दैट इज 2000, दैट इज जहांगीर। ये चीज़ देखो, अब एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये 2008 का क्वेश्चन है। 2008 के क्वेश्चन में पूछा, इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इज फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री किसके मुगल एम्परर के टाइम पर उन्होंने स्टैब्लिश करी थी। 2009 में उसी क्वेश्चन को घुमा के इन्होंने पूछ लिया कि किसकी परमिशन से इंग्लिश ने सेट करी थी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। यहाँ पे सूरत का कोई नाम नहीं था कि कहाँ पे सेट करी गई है, इन्होंने बस यहाँ पे बोल दिया सूरत, लेकिन यहाँ पे आंसर यहाँ पे भी क्या है, जहांगीर है। आंसर दोनों जगह सेम है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिराया। इसलिए कहते हैं कि PYQ की क्या इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पे देख लो, ये 2008 का क्वेश्चन है और ये 2009 का क्वेश्चन है। सेम ईयर में सिर्फ मिडावल हिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन पूछा था और वो 2008 का रिपीटेड पूछा था। अगर आप 2024 में पेपर देने जा रहे हो तो 2023 के क्वेश्चन करके जाना है, मस्ट है। अगर आप 25 में जा रहे हो तो 2024 के क्वेश्चन करके जाना मस्ट है। और वो मस्ट इसलिए है क्योंकि जो टॉपिक होगा आप उस टॉपिक को रिपीट करोगे। जैसे जैनिज्म से कुछ क्वेश्चन पूछा है तो जैनिज्म से मे भी रिपीट हो जाए या फिर बुद्धिज्म से रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो इसलिए PYQ की ये इंपॉर्टेंस होती है। 2008 और 2009 का आंसर सेम है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा है लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा एंशियंट है, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फिर भी देख लो। व्हाई डज द बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडाइवल टाइम में जो बुद्धिज्म है वो डिक्लाइन होना क्यों शुरू हो गया था। बुद्धा वॉज द फर्स्ट टाइम कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ द विष्णु एंड दस बिकम अ पार्ट ऑफ द वैष्णविज्म। वैष्णविज्म का पार्ट बनने लग गए थे। ये बात सबको पता है कि विष्णु क्यों डिक्लाइन होने लग गया था, क्योंकि उनको समझ लिया गया, ये 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उनको बुद्धा भगवान को भी मान लिया गया था कि वो किसके पार्ट है, भगवान विष्णु के पार्ट है, 10 अवतार में से एक अवतार है, तो इसलिए ये चीज़ सही है। द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ द राजगुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड प्रोसिक्यूटेड बुद्धिज्म। ये बात सही है, आपको पता होगा कि बुद्धिज्म को प्रोसिक्यूटेड करना स्टार्ट कर दिया था और ब्राह्मण्स को वापस से बढ़ाना शुरू कर दिया था, मतलब हिंदुइज्म को बेसिकली बढ़ाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, पुष्पामित्र शुंग वगैरह, शुंग डायनेस्टी वगैरह जो आई थी, उन्होंने परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया था बुद्धिज्म का। द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। जो किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा था किसको, बुद्धिज्म को। ये चीज़ हमसे कही गई है। अब देखो गुप्ता, एक चीज़ आपको ये चीज़ बताती हूँ कि परसिक्यूट करना तो शुरू मतलब ऐसे नहीं किया था कि जो गुप्ता किंग थे उन्होंने स्ट्रांगली, जैसे समुद्रगुप्त वगैरह, चंद्रगुप्त सेकंड वगैरह थे, तो उन्होंने ये चीज़ अपोज करना शुरू नहीं किया था। वो सेक्युलर थे। सेक्युलर मतलब वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे लेकिन बुद्धिज्म को अपोज नहीं करते थे। तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2। लेकिन आप ये कह सकते हो, देखो ये वाला जो है ना, इन्वेडिंग टाइम्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ द गुप्ता किंग अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड परसिक्यूटेड, तो ये पुष्पामित्र शुंग वगैरह जो डायनेस्टी आई थी उस टाइम पर ये परसिक्यूटेड करने लग गए थे ये, लेकिन ये हमारे ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ से हटाएंगे और हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली ए। अगर हम इस ऑप्शन के अंदर बताओगे थर्ड वाला रॉन्ग है तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन।
विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द मिडाइवल इंडिया द सूफी मिस्टिक वर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। सूफी मिस्टिक ने कौन सी प्रैक्टिस शुरू करी थी, वो हमसे पूछा गया है। ये 2012 का क्वेश्चन है। मेडिटेशन इन द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, मेडिटेशन करना, सांस को रोकना। सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली पैलेस, ये भी सही है। रिसाइटेशन ऑफ द होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ द एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस। सूफी संत जो गाना वगैरह गाते थे, म्यूज़िक का हेल्प लेते थे, तो और वो समझते थे कि जो म्यूज़िक है वो भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोनली प्लेसेस में रहना वगैरह, अपनी प्रैक्टिस को करना, तो ये सारी चीज़ें एकदम सही है। सूफीज़्म इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और सूफीज़्म जो है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसलिए इसको चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट। दादू दयाल, त्यागराज और गुरु नानक हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रीचिंग व्हेन द लोधी डायनेस्टी फॉल एंड द बाबर टुक प्लेस। जब बाबर यानी सुल्तानेट एरा जो है वो खत्म हो रहा था और बाबर मुगल एम्पायर स्टार्ट हो रहा था, तब कौन से जो भक्ति सेंट थे वो थे। अब देखो, सबसे पहले दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखो, 2007 का क्वेश्चन है ये। 2000 किस में आया है, 2013 का क्वेश्चन है ये। 2017 में देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पर करवाया था मैंने आपको, भक्त तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द विच ऑफ द मुगल एम्परर। यहाँ पे भक्त तुकाराम, तो यहाँ पे था अकबर। अकबर के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये दादू दयाल, और वहाँ पे मैंने स्टोरी भी बताई थी कि वहाँ पे जो आमेर के किंग थे, उन्होंने दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलाया था। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दी थी। तो दादू दयाल, यहाँ पे ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा 2007 के क्वेश्चन में। इसलिए बोलते हैं कि उनको कैसे एनालाइज करना है PYQ को। तो दादू दयाल तो अकबर के टाइम पे था, बाबर के टाइम पे नहीं था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आया था, तो दादू दयाल नहीं थे उस टाइम पे। फिर आते हैं गुरु नानक जी और त्यागराज। तो अगर गुरु नानक जी के बारे में गुरु नानक जी के बारे में बताऊँ, देखो गुरु नानक जी के बारे में, ये 15 अप्रैल 1496 से 22 सितंबर 1539 तक थे, ठीक है। ये गुरु ग्रंथ वगैरह लिखी है, लेकिन मेरे को यहाँ पे आपको डेट बतानी है जो कि 1539 तक थे। अगर मैं गुरु नानक की बात करूँ तो ये 69 से, गुरु नानक जो थे 1469 से 1539 तक थे। 36 या 39 है ना, क्या किस ईयर में थे ये, 39 तक थे, ठीक है। बाबर है, बाबर कब था, 14, इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसने रूल तो इंडिया के अंदर सिर्फ 4 साल ही करा था, तो 1530 तक। तो बाबर आया था 1530 अप्रॉक्स में। तो देख लो, गुरु नानक जी से और इसका बाबर का जो रेन है वो कंसाइड कर रहा है। गुरु नानक और बाबर ये 36 तक थे, इसने 4 साल यहाँ पे मान लो 1526, और ये गुरु नानक टाइम पे थे। तो गुरु नानक किसके टाइम पे थे, बाबर के टाइम पे। दादू दयाल नहीं था, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। तो आंसर क्या है, 19 सेकेंड। अब देखो त्यागराज के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। त्यागराज जो थे वो कार्नेटिक म्यूजिक के फॉर्म थे, इंडियन क्लासिकल फॉर्म दिया था इन्होंने, ठीक है, स्वामी शास्त्री। और ये अब देखो, इनका जो बर्थ डेट है ये सब तो ठीक है, हमारे काम का नहीं है। तेलुगु कवि थे, तेलुगु और रामा वगैरह इन्होंने लिखी है। ये 4 किंग के कंटेम्प्रेरी थे, जिसमें मराठा डायनेस्टी के तुलजा सेकंड, अमर सिम्हा, सरफरोज सेकंड और शिवाजी सेकंड, इसके ये कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन किसी के अंदर भी ये नहीं गए थे, ये त्यागराज थे। अब कर्नाटक म्यूजिक के अंदर, अब देखो इनका जो बर्थ डेट देख रहे हो वो 1767 और 1847 में, और ये कहाँ, बाबर जो आया था वो 1530 के अप्रॉक्सीमेटली आया था। तो ये तो त्यागराज नहीं हो सकते, तो 13 भी रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड। तो ऑप्शन होगा आपके पास ओनली बी। तो ऑप्शन बी करोगे यहाँ पे, तो ये चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं 2013 तक। फिर आगे करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। अभी इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।